बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 और आज हमारा लेक्चर नंबर है 5 और हमारा आज का मेन आर्टिकल है द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, कि हम सांस जो लेते हैं उसका मैकेनिज़्म क्या है, सांस लेने का और जब बाहर सांस निकालते हैं तो उस वक्त इस मैकेनिज़्म को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस और कर लें कि लंग्स क्या है। लंग्स एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, आखिरी जो पॉइंट हमारा था वो एल्वियोलाई का था कि लंग्स का सबसे छोटा यूनिट जो होगा ये आपस में मिलकर इस तरह सारे इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, एक शेप बना लेते हैं जिसे हम नाम देते हैं स्पॉन्जी शेप होती है जिसे हम लंग्स कहते हैं। और ये लंग्स होता है हमारा थोरैकिक कैविटी में यानी कि चेस्ट जहाँ पे है। तो और ये इसके गिर्द यानी इसके जिस जगह पर ये प्रोटेक्टेड होते हैं इसके ऊपर रिब्स होती हैं और 12 पेयर या 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं और कुछ मसल्स भी। तो इसके नीचे यहाँ पर एक डोम शेप में डायफ्राम भी होता है जो कि इसकी सांस लेने और बाहर निकालने में मदद करते हैं। और इसके अलावा ये कि जो इसका लेफ़्ट साइड का जो लंग है यानी फेफड़ा है, ये एज़ कम्पेयर टू राइट साइड ये थोड़ा सा स्मॉलर होता है और इसके 2 लोब्स होते हैं, जबकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है इसके मुकाबले। अब हम आते हैं हमारे असल आर्टिकल की तरफ, द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है। सबसे पहले ये ब्रीदिंग की डेफिनेशन हम डिस्कस करने की डेफिनेशन क्या है। द फिज़िकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसेज एक्सचेंज, वो फिज़िकल मूवमेंट जिसमें हम गैसेज एक्सचेंज भी करें, सारे के सारे क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है। और इसके 2 फेज़ हैं, एक है इन्हेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। यानी इन्हेलेशन मीन सांस लेना और एक्सहेलेशन मीन सांस बाहर निकालना। तो ये 2 इसके फेजेज़ हैं। इसे हम बाय डायग्राम थोड़ा सा उसकी डायग्राम की हेल्प से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है ये डायग्राम 2 दी हुई हैं जिसमें दोनों मैकेनिज़्म को उन्होंने डिटेल से शो किया हुआ है। हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं इन्हेलेशन की। देखें ये 2 लंग्स, इसके ऊपर रिब्स। अब होता क्या है, ये रिब्स के जो मसल्स हैं ये कॉन्टैक्ट होते हैं। जैसे ये कॉन्टैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, उसके नतीजे में ये रिब्स जो हैं वो रेज अप होते हैं यानी ऊपर उठते हैं। और जैसे ये ऊपर को उठेंगी और इसी के साथ ये जो डायफ्राम में दिया हुआ नीचे, ये भी नीचे की तरफ आएगा। अब जैसे ही ये नीचे की तरफ आ गया और ये ऊपर की तरफ उठेंगे तो अब होना क्या है, ये जो लंग्स हैं इन्हें थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी, एरिया मिल जाएगा एक्सपेंड होने का। अब ये जो लंग्स हैं ये एक्सपेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। जैसे ही फैलेंगे तो इसके अंदर जो एयर प्रेशर है, हवा का प्रेशर, वो भी कम हो जाएगा। अब इस प्रेशर को पूरा करने के लिए यहाँ से हवा यानी एयर जो है वो नेज़ल कैविटी इसमें आ जाएगी। अब हवा इसके अंदर भर गई। दोबारा देखें क्या क्या होना है इसमें। जो मसल्स रिब्स मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिब्स थोड़ी सी ऊपर को उठेंगी जैसे हम सांस लेते हुए थोड़ा सा बाहर को रिब्स निकलेंगी। तो दूसरा ये कि डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाएगा और रिब्स लंग्स के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगी, एरिया ज़्यादा हो जाएगा और ये एक्सपेंड हो जाएंगे। जैसे ये एक्सपेंड होंगे तो इसके अंदर गैस का प्रेशर यानी एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। अब इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए बाहर से एयर इसके अंदर आएगी। अब जैसे ही हवा अंदर आएगी इसके बाद एक्सचेंजिंग का प्रोसेस होगा। एक्सचेंज होने के बाद जैसे ही CO2 प्रोड्यूस होगी तो उसके बाद दूसरा फेज़ शुरू हो जाएगा। अब उसमें क्या होना है, उसमें ये होना है कि ये जो मसल्स हैं रिब्स के दरमियान जो ये मसल्स होते हैं उसके ऊपर और साथ ही ये जो है रिलैक्स होते हैं। और इन मसल्स के रिलैक्स होने से क्या होगा, रिब्स जो है वो नीचे हो जाएंगी, लोअर नीचे की तरफ, और डायफ्राम जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और ये डायफ्राम जो है एक इलास्टिक किस्म का है, तो ये जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगा तो इन लंग्स पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा आउटर बाहर की से, इधर से डायफ्राम का, इधर से रिब्स का। तो जैसे ही होगा तो ऊपर से दबाव बढ़ेगा तो CO2 जो है ऑटोमेटिकली वो बाहर चले जाएगा। अब ये एक्चुअली इनवॉलंटरी एक्शन है
एक्सलेशन का या इनहेलेशन का जो भी, लेकिन हम कुछ वक्त के लिए तो रोक सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। और वैसे एवरेज जब हम सांस लेते हैं तो हमारा 16 to 20 टाइम पर मिनट ये हमारा सांस लेने का अमल होता है। और वैसे हम इसे अपने तौर पर कुछ वक्त के लिए रोक सकते हैं, परमानेंटली नहीं रोक सकते, इसलिए ये इन्वॉलंटरी एक्शन है। तो इस ये होता कैसे है, ये क्यों होता है ऐसे, यानी कि सांस हम क्यों ले रहे होते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब हम हमारे जिस्म में रेस्पिरेशन तो चल रही है, हर सेल्स को जो भी हमारे जिस्म में है वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है, CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मज़ीद ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रेन को फ़ौरन मैसेज पहुंचता है और वो मैसेज फ़ौरन देता है रिब्स मसल्स को, डायफ्राम को, और इस सारे इस रीजन में। तो उसके बाद ये प्रोसेस होता है इनहेलेशन का, फिर बाद में एक्सहेलेशन का, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है वो सांस लेने के दौरान पूरी हो जाए और CO2 जो बनी गई है वो सांस बाहर निकालते वक्त खारिज हो जाए, ताकि बैलेंस रह जाए। अब आखिर में एक और बात थोड़ी सी समझ लें कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन कौन सी गैसेज हैं जो किस परसेंटेज में हमारे जिस्म में शामिल होती हैं ऑलरेडी। तो कंपोजिशन बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, कौन कौन से एक्सपायर्ड एयर हमारे, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितने परसेंट हम लेते हैं अंदर, बाहर कितनी है, जैसे कि CO2 उसमें 16% होती है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ये चीज़, नाइट्रोजन, ETC, ये सारी आप खुद भी पढ़ लेंगे। तो ये एक चार्ट दिया है जो कि MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज हमने जो डिस्कस किया सिंपली कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होता है। तो मज़ीद आप बुक से रीड लाजमी कर लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के इजाज़त।